हेलो नमस्कार। बीपी कंपटीशन एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम एमपी एसआई, एमपी पुलिस और जीडी में क्वेश्चन जो आते हैं, ये जीके के क्वेश्चन, मध्य प्रदेश जीके, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास लेके आए हैं। तो आप सभी को ध्यान से पढ़ना है और जो कुछ भी ये आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो आप सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए ताकि पढ़ाना हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि एसएससी जीडी की ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट आ गई है। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी एसएससी जीडी की फॉर्म भर दीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको परेशानी ना हो, है ना। ऐसा ना हो कि आप सभी छूट जाएं और जब पेपर होने लगे तब आपको पता चले कि एसएससी जीडी का पेपर होने वाला है। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी एसएससी जीडी का जो फॉर्म चालू हो गया है तो आप सभी लोग भर लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए आज एमपी जीके के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषा दी गई है। तो मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषा दी गई है। तो ऐसा कौन सा साहित्य है कि जिसमें मध्य प्रदेश की परिभाषा दी गई है। तो अ नंबर है ऋग्वेद, ब नंबर रामायण, स नंबर मनुस्मृति, द नंबर विष्णु पुराण। तो आप सभी जवाब दीजिए कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जवाब दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। स नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। मनुस्मृति राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य मनु ने प्रसिद्ध कृति मनुस्मृति में, अपनी कृति मनुस्मृति में इस मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषा दिया है, जो हिमालय और विंध्याचल के बीच का हिस्सा है। कहाँ का हिस्सा है? हिमालय और विंध्याचल के बीच का हिस्सा है। हिमालय और विंध्याचल के बीच का हिस्सा है। हिमालय और विंध्याचल के बीच का हिस्सा है, ठीक है। क्या है? जो हिमालय और विंध्याचल के बीच का हिस्सा है, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किन रूप में मिलता है। मध्य प्रदेश का उल्लेख किस रूप में मिलता है। तो आप सभी को बताना है कि मध्य प्रदेश का उल्लेख किस रूप में मिलता है। आ नंबर एक स्थल बाध्य राज्य, ब नंबर देश का हृदय प्रदेश, स नंबर दक्षिणापथ तथा रेबोत्तर, द नंबर उपरोक्त सभी रूपों में। तो आप सभी को बताना है कि मध्य प्रदेश का किस रूप में मिलता है, मध्य प्रदेश का किस रूप में नाम मिलता है। एक स्थल बद्ध राज्य के रूप में, कि देश के हृदय प्रदेश के रूप में, या कि दक्षिण पथ तथा रेवांतर के रूप में। तो चलिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका जवाब दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, द नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी रूपों में, एक स्थल बद्ध राज्य के रूप में, देश का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। दक्षिणापथ तथा रेबोत्तर भी मध्य प्रदेश को कहा जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश की सीमा किसी समुद्री सीमा से नहीं लगती है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा किसी समुद्री से नहीं मिलती, किसी समुद्र से नहीं मिलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश की सीमा किसी समुद्र से नहीं मिलती है। क्या होती है? मध्य प्रदेश की सीमा किसी समुद्र से नहीं मिलती है। तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश की सीमा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की सीमा किससे नहीं मिलती है, तो किससे नहीं मिलती है? समुद्र से नहीं मिलती है। और इसे हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता है? तो हृदय प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रदेश मध्य में स्थित है, भारत के मध्य में स्थित है। कहाँ स्थित है?
भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है ना। आप सभी को मालूम हो गया होगा कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के यह मध्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसलिए हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो आप सभी के लिए एमपी पुलिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा नंबर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? तो आप सभी लोगों को जवाब देना है कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया। ठीक है, अ नंबर हो जाएगा पट्टाभी सितार मैया, ब नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू, स नंबर पंडित रविशंकर शुक्ल, द नंबर कुंजीलाल दुबे। तो चलिए बताइए, आप सभी लोगों ने मध्य प्रदेश के बारे में तो बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा है नहीं कि आपने मध्य प्रदेश के बारे में नहीं पढ़ा है। तो चलिए आप सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? चलिए बताइए, मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? तो आप सभी को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था। ठीक है, चलिए बताइए। चलिए कोई बात नहीं, मध्य प्रदेश का नामकरण, इसका ब नंबर सही आंसर हो जाएगा, ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नामकरण किया था। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नामकरण किया था। और क्यों किया था? क्योंकि यह भारत के मध्य में स्थित है। भारत के मध्य में स्थित है होने के कारण, मध्य में स्थित होने के कारण, क्या होने के कारण? भारत के मध्य में स्थित होने के कारण, भारत के मध्य में स्थित होने के कारण इसका नामकरण मध्य प्रदेश किया गया। क्या किया गया? मध्य प्रदेश किया गया। भारत के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश नाम किया गया। और इसको कौन नाम दिए थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मध्य प्रदेश का नामकरण किया था। ठीक है, मध्य प्रदेश का नामकरण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? तो चलिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? आ नंबर हो जाएगा गोंडवाना लैंड, ब नंबर विंध्याचल, स नंबर दक्कन ट्रैप, द नंबर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए, मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? ठीक है, आ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। आ नंबर गोंडवाना लैंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो गोंडवाना लैंड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? तो आप सभी को बताना है कि भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है। आ नंबर हो जाएगा भौगोलिक दृष्टि से देश का दूसरा बड़ा राज्य है। ब नंबर मध्य प्रदेश देश का 9.38%
भाग अपने पास रखता है। स नंबर दक्षिणी प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है। ठीक है। द नंबर हो गया मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं। 5 राज्य स्पर्श करते हैं। ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही नहीं है, आप सभी को बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है। तो बिल्कुल सही आपने सोचा, स नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स नंबर मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है। तो स नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा राज्य है, बिल्कुल सही है। ठीक है। देश का 9.38% भाग अपने पास रखता है, ये भी सही है। और मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है। 5 राज्यों से मिलती है, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है, ये भी बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्यों गलत है, क्योंकि जो चंबल नदी है यह मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है। ठीक है। चंबल नदी उत्तरी सीमा बनाती है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी बनाती है। और दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी बनाती है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा कौन बनाती है, कौन नदी? दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी बनाती हैं। कौन सी नदी? ताप्ती नदी बनाती हैं। तो मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा है ताप्ती नदी बनाती है, और मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी बनाती है। कौन बनाती है? चंबल नदी उत्तरी सीमा का निर्माण करती है, और दक्षिणी सीमा का निर्माण ताप्ती नदी करती हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर स नंबर हो जाएगा। चलिए, तो आपको बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा कि दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी बनाती है और उत्तरी सीमा चंबल नदी बनाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी बनाती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। चलिए आप सभी लोग अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ठीक है। तो 6वां नंबर हो जाएगा, मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में कितने मिनट का अंतर है? पूर्वी और पश्चिमी भाग का अंतर पूछा है। पूर्वी से पश्चिम भाग में कितने का अंतर है? तो मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में कितने का अंतर है? आ नंबर 24 मिनट, ब नंबर 28 मिनट, स नंबर 32 मिनट, द नंबर 34 मिनट। तो आप सभी लोग बताइए कि कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की पूर्वी तथा पश्चिमी सीमा में लगभग कितने मिनट का अंतर है। तो आप सभी बताइए कि मध्य प्रदेश की उत्तरी और पश्चिमी सीमा में पूर्वी और पश्चिमी सीमा के बीच कितने मिनट का अंतर है। ठीक है। चलिए, तो द नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 मिनट। 34 मिनट राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 34 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी और पश्चिमी सीमा की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी सीमा की बात करें तो मध्य प्रदेश की पूर्वी और पश्चिमी सीमा का विस्तार कितना है? तो 870 किलोमीटर है। 870 किलोमीटर है। 870 पूर्वी और पश्चिमी सीमा का विस्तार है। पूर्वी और पश्चिमी सीमा का विस्तार कितना है? तो 870 किलोमीटर है। 870 किलोमीटर है। पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग 34 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का? 34 मिनट का अंतर होता है। ठीक है। तो 34 मिनट का अंतर होता है। इसमें हो जाएगा 8.4 इंटू 4 मिनट यानी 34 मिनट। ठीक है। 34 मिनट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है, तो 1 डिग्री लगभग 4 मिनट के बराबर होता है। कितने मिनट के बराबर? लगभग 4 मिनट के बराबर होता है 1 डिग्री। तो आप सभी से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप सभी के पूछा जा सकता है। चलिए
अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, तो आप सभी लोग जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन है, तो इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 7, निम्नलिखित में से किस संघ के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं? कौन सा ऐसा संघ है, ठीक है, जिसके साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं? अ नंबर है पुराण संघ, अ नंबर है पुराण संघ, ब नंबर आर्य समूह, स नंबर द्रविड़ समूह, द नंबर धारवाड़ समूह, द नंबर धारवाड़ समूह। तो बताइए कि कौन सा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आपका स नंबर द्रविड़ समूह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द्रविड़ समूह ऐसे हैं, द्रविड़ समूह ऐसा समूह है जो कि मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं। बाकी ये तीनों के तीनों मध्य प्रदेश में मिलते हैं। पुराण संघ, आर्य समूह, धारवाड़ समूह, ये तीनों मध्य प्रदेश में मिलते हैं, जबकि द्रविड़ समूह मध्य प्रदेश में नहीं मिलता है। द्रविड़ समूह मध्य प्रदेश में नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी चारों आपके मध्य प्रदेश में इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां है। अगला क्वेश्चन 8वां है कि अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? तो अ नंबर है बघेलखंड का पठार, ब नंबर है नर्मदा सोन नदी की घाटी, स नंबर मालवा का पठार, द नंबर बुंदेलखंड का पठार। चलिए आप सभी लोग सही जवाब बताइए कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए बताइए अरावली श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? किस क्षेत्र में है अरावली श्रृंखला? चलिए 5 सेकंड का समय है आप सभी के लिए। चलिए बताइए कौन सा सही जवाब होगा। तो इसका स नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मालवा का पठार। मालवा का पठार अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ फैली हुई है? मालवा के पठार में फैली हुई है। यह सबसे पुरानी श्रृंखला है, सबसे पुरानी श्रृंखला है। यह श्रृंखला सबसे पुरानी श्रृंखला है। यह कहाँ फैली हुई है? अरावली पर्वत श्रृंखला तो मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में फैली हुई है। कहाँ? मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में फैली हुई है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैली हुई है। कहाँ पर? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो सबसे बड़ी, सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी अरावली श्रृंखला की कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। तो आप सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि सबसे ऊंची चोटी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। आपसे अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो आपको क्या बताना है? गुरु शिखर। क्या बताना है? गुरु शिखर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है। चलिए 9वां हो जाएगा आर्य समूह की चट्टान मध्य प्रदेश में से किस रूप में पाई जाती है? आर्य समूह की चट्टान मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती है? अ नंबर है गोंडवाना शैल समूह के रूप में, ब नंबर बाग सीरीज एवं लमेटा सीरीज के रूप में, स नंबर सौंसर एवं सिकोल सीरीज के रूप में, द नंबर पोर्स लेनाइट एवं हार्न स्टोन के रूप में। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आ नंबर बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। गोंडवाना शैल समूह के रूप में, गोंडवाना शैल समूह के रूप में आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मध्य प्रदेश के गोंडवाना शैल समूह के रूप में पाई जाती हैं। आर्य समूह की चट्टानें जलज प्रकार की हैं। किस प्रकार की हैं? जलज प्रकार की हैं। आर्य समूह की चट्टानें जलज प्रकार की हैं। किस प्रकार की? जलज प्रकार की हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति क्षेत्रों में अवसाद के निक्षेपण के कारण हुई है। ठीक है, जबकि क्रिस्टेसस कल्प की चट्टानें बाग सीरीज एवं लमेटा सीरीज की हैं। जो क्रिस्टेटस का बाग सीरीज एवं लेमेटा सीरीज में कौन सी हैं? तो ये हो जाएगा क्रिटेसस कल्प, क्रिटेसस कल्प। ठीक है, ये कौन सी सीरीज हैं? बाग सीरीज एवं लमेटा सीरीज। बाग सीरीज एवं लमेटा सीरीज हैं क्रिटेसस कल्प। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है। वर्तमान जो मध्य प्रदेश है उसकी भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है? उसकी भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है? 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 9 उत्तरी अक्षांश से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर। उपरोक्त आ बा दोनों सही है कि केवल आ सही है? तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? सा नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह दोनों सही है। 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक। तो इस प्रकार से इसका दोनों सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति दोनों सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 11वां नंबर, राज्य के विस्तार के मध्य में से सही कथन है। राज्य के जो विस्तार हुआ है उसमें से सही कथन कौन सा है? तो चलिए बताइए कौन सा सही कथन है राज्य का विस्तार हुआ है। आ नंबर है राज्य की पूर्व से पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर है। राज्य की पूर्व से पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर है। राज्य की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 580 किलोमीटर है। स नंबर उपरोक्त आ और बा दोनों सही है। द नंबर उपरोक्त सभी कथन असत्य है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो चलिए आप सभी लोग बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। आप सभी ने मध्य प्रदेश की राज्य सीमा के बारे में तो पढ़ा है। ठीक है, तो आप सभी को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की कितनी चौड़ाई है और उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है और कितनी चौड़ाई है। मध्य प्रदेश के बारे में आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। आ नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य की पूरब से पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर है। राज्य का पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितने किलोमीटर है? 870 किलोमीटर है। 870 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम का विस्तार, 870 किलोमीटर है। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम का विस्तार 870 है। तो आप सभी पूछेंगे कि उत्तर से दक्षिण कितना है? तो उत्तर से दक्षिण है 605 किलोमीटर। कितना? 605 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण विस्तार हो जाएगा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना हो जाएगा? दक्षिणी चौड़ाई या उत्तर से भी है ना, कितना हो जाएगा? 605 किलोमीटर हो जाएगा। 605 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम कितना है पूछा जाएगा, तो 870 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम कितना है? 870 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर हो जाएगा। कितना? उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर हो जाएगा। तो याद रहेगा आप सभी को। ठीक है,
आप सभी को याद रहेगा एमपी पुलिस एमपीएसआई में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप सभी बताइए कि क्या हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। ठीक है ना, तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आप सभी के लिए। पूछा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य है, तो मध्य प्रदेश राज्य है समुद्री सीमा से घिरा है, पूर्ण भू आविष्टित राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा को छूने वाला है, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो उपरोक्त में से सभी, तो आप सभी लोग बताइए कि मध्य प्रदेश राज्य है समुद्री सीमा से घिरा है, पूर्ण भू आविष्टित राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा को छूने वाला है कि उपरोक्त में से सभी जवाब सही है। तो 5 सेकंड के अंदर आप सभी लोग जवाब देना है कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। चलिए बताइए आप सभी लोग, जल्दी से जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बताइए, मध्य प्रदेश क्या है, बताइए कौन सा सही होगा। आपको क्या लगता है कौन सा सही हो पाएगा। ठीक है, कौन सा सही है। ब नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है, पूर्ण भू आवेष्टित राज्य। मध्य प्रदेश कैसा है, पूर्ण भू आवेष्टित राज्य है। इसकी सीमा ना तो समुद्र से मिलती है और न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य है। कैसा है, भू आवेष्टित राज्य है, ना तो कहीं समुद्र है और न ही कहीं किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड भी भू आवेष्टित राज्य हैं। भू आवेष्टित राज्य की बात करें तो भू आवेष्टित राज्य की बात करें तो हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़, हरियाणा, छत्तीसगढ़। चलिए कोई बात नहीं दिख रहा है तो छत्तीसगढ़, हरियाणा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा और क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। ये सभी ऐसे राज्य हैं जो भू आवेष्टित राज्य हैं। एक हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, हो जाएगा मध्य प्रदेश 1 नंबर, 2 नंबर हरियाणा, 3 नंबर छत्तीसगढ़, 4 नंबर झारखंड। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भू आवेष्टित राज्य हैं। इसमें पूरी तरह से भू में है, कहीं भी समुद्री सीमा नहीं पाई जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन बताइए। मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन बताना है। तो चलिए बताइए गलत कथन क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश के संबंध में। अ नंबर, महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी। ब नंबर, बुल्ढाना, अकोला 8 जिलों को तत्कालीन मुंबई राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। तत्कालीन संपूर्ण विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। मंदसौर जिले के भानपुर तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया गया। तो कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या सही जवाब है। तो कौन सा गलत है ये बताना है। क्या बताना है, कौन सा गलत है, ये नहीं बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है ये बताना है। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन घुमाने के लिए आप सभी के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, आप सभी से पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन सा गलत है। तो जो सभी ये सभी हर चीज़ गहराई से पढ़े रहेंगे उन्हीं को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश का कौन सा पार्ट गलत हो सकता है। द नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मंदसौर जिले के भानपुर तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया गया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी सभी सही जवाब है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्यों ये इसका क्या मंदसौर जिला
क्यों मंदसौर जिला आया? तो इसकी बात करें तो मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा को राजस्थान के कोटा जिले में मिलाया गया था। ठीक है ना, किससे मिलाया गया था? सुनेल टप्पा को। इसमें एक ठो राज्य रहा है सुनेल, एक जिला रहा है सुनेल टप्पा। सुनेल टप्पा राजस्थान के कोटा जिले में मिलाया गया था। ये तहसील थी, क्या थी? एक तहसील थी सुनेल टप्पा, जिसको कोटा जिले में मिलाया गया, ना कि भानपुर तहसील को मिलाया गया। भानपुर तहसील को नहीं मिलाया गया था। तहसील किसको मिलाया गया था? सुनेल टप्पा को राजस्थान के कोटा जिले में मिलाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान में मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में बांटा गया? भौतिक बनावट की दृष्टि से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? भौतिक बनावट की दृष्टि से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? चलिए आप सभी लोग बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा। कौन सा सही जवाब हो जाएगा बताइए। भौतिक बनावट की दृष्टि से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? अ नंबर है 5 भाग, ब नंबर है 6, स नंबर है 7, द नंबर है 8। बताइए कि कौन सा सही जवाब होगा। स नंबर इसको राइट आंसर हो जाएगा। स नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 भागों में बांटा गया था। मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? तो मध्य प्रदेश को 7 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 7 भागों में बांटा गया था। तो कौन कौन से भाग हो जाएंगे? चलिए बताते हैं कि कौन कौन से भाग हो जाएंगे जिनमें मध्य प्रदेश को बांटा गया है। तो पहला है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार। दूसरा हो जाएगा मध्य भारत का पठार, पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार। तीसरा हो जाएगा मालवा का पठार। क्या हो जाएगा? मालवा का पठार। चौथा हो जाएगा रीवा पन्ना। क्या हो जाएगा? रीवा पन्ना का पठार। चौथा हो जाएगा रीवा पन्ना का पठार। पांचवा हो जाएगा नर्मदा सोन घाटी। क्या हो जाएगा? नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, क्या हो जाएगा? नर्मदा सोन घाटी। और क्या हो गया? पांचवा हो गया ना। छठवां हो जाएगा सतपुड़ा मैकल की श्रेणी। सतमा हो जाएगा सतपुड़ा मैकल की श्रेणी। क्या हो जाएगा? सतपुड़ा मैकल की श्रेणी। ठीक है, और सातवां हो जाएगा बघेलखंड का पठार। तो ये सभी 7 ऐसे हैं जिनको मध्य प्रदेश द्वारा बांटा गया। तो कौन कौन से हो गए? आपके मालवा का पठार हो गया, मध्य भारत का पठार हो गया, बुंदेलखंड का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया, रीवा पन्ना का पठार हो गया, नर्मदा सोन घाटी हो गया, सतपुड़ा मैकल हो गया और बघेलखंड का पठार हो गया। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो आप सभी को बताना है कि मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है।
तो कितने भागों में बांटा गया है? तो 7 भागों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। कितने भागों में? 7 भागों में बांटा गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आप सभी को जवाब देना है। 15वां नंबर है, निम्न पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से हुआ है? निकले लावा से हुआ है। तो कौन सा ऐसा पठार है जिसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है? ज्वालामुखी उद्गार हुआ और लावा का निर्माण हुआ जिससे पठार का निर्माण हो गया। तो कौन सा ऐसा पठार है जो कि ज्वालामुखी उद्गार से निकला हुआ है? आ नंबर है मालवा का पठार, ब नंबर बुंदेलखंड का पठार, स नंबर बघेलखंड का पठार, द नंबर रीवा पन्ना का पठार। द नंबर क्या है? रीवा पन्ना का पठार। तो बताइए आप सभी लोग कौन सा इसका सही जवाब होगा कि मालवा का पठार है, कि बुंदेलखंड का पठार है, कि बघेलखंड का पठार है, कि रीवा पन्ना का पठार है जो कि ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ है। 5 सेकंड का आंसर है, आप सभी के लिए टाइम है। चलिए बताइए। अ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य प्रदेश का ऐसा पठार है जिसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकला था उससे उसी के द्वारा मालवा के पठार का निर्माण हुआ। किसके द्वारा? ज्वालामुखी के लावा से हुआ था। ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। इसमें दक्कन ट्रैप शैल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दक्कन ट्रैप शैल पाई जाती है। दक्कन ट्रैप शैल पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? दक्कन ट्रैप शैल पाई जाती है। ठीक है, दक्कन ट्रैप शैल पाई जाती है। तो याद रखना है आप सभी को। चलिए आप सभी अगले क्वेश्चन में चलिए। 16वां नंबर है, मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप हैं? मध्य प्रदेश के 3 ऐसे जिले हैं जो कि कर्क रेखा से बिल्कुल समीप हैं। कर्क रेखा से बिल्कुल समीप हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से 3 जिले हैं जो कर्क रेखा के बिल्कुल समीप हैं? आ नंबर इंदौर जबलपुर भोपाल, ब नंबर रायगढ़ विदिशा मंडला, स नंबर उज्जैन परतलाम राजगढ़, द नंबर शिवपुरी छतरपुर और रीवा। तो कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जिनमें से मध्य प्रदेश की कर्क रेखा पास में पड़ती है, सबसे अधिक समीप पड़ती है? स नंबर इसको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स नंबर उज्जैन रतलाम राजगढ़। यहाँ पे हो जाएगा रतलाम, उज्जैन रतलाम और राजगढ़। उज्जैन रतलाम राजगढ़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये ऐसे ज़िले हैं जिनमें से कर्क रेखा सबसे समीप है, सबसे समीप है। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कहाँ से? मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है। यह उज्जैन के महाकाल मंदिर के ठीक ऊपर से गुजरती है। कहाँ से? उज्जैन के महाकाल मंदिर, उज्जैन के महाकाल मंदिर से होकर गुजरती है। महाकाल मंदिर के उज्जैन के महाकाल मंदिर के कहाँ से? ठीक ऊपर से गुजरती है। ठीक ऊपर से गुजरती है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के ठीक ऊपर से गुजरती है। ठीक है। मध्य प्रदेश के उज्जैन, रतलाम तथा राजगढ़ जिले कर्क रेखा के सबसे समीपस्थ हैं, जबकि भोपाल, विदिशा,
आगरमालवा, सीहोर, जबलपुर, शहडोल, उमरिया आदि जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से ज़िले से? भोपाल हो जाएगा। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भोपाल, कौन कौन सा हो जाएगा? भोपाल, भोपाल, विदिशा, भोपाल, विदिशा। आप सभी को याद रखना है कि मध्य प्रदेश की रेखा, ये मध्य प्रदेश की कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? तो किन जिलों से होकर गुजरती है? पहला नंबर हो जाएगा भोपाल, दूसरा हो जाएगा विदिशा, तीसरा हो जाएगा आगरमालवा, आगरमालवा, क्या हो जाएगा? आगरमालवा, तीसरा हो गया आगरमालवा, चौथा हो गया सीहोर, चौथा क्या है? सीहोर, चौथा सीहोर, पाँचवा हो जाएगा जबलपुर, पाँचवा हो जाएगा जबलपुर, छठवां हो जाएगा शहडोल, शहडोल, शहडोल से भी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, छठवां हो जाएगा शहडोल, और सातवां हो जाएगा उमरिया, सातवां क्या हो जाएगा? उमरिया। तो कि कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ऐसे ज़िले हैं मध्य प्रदेश के जिसमें से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं। ठीक है, और उज्जैन, रतलाम, राजगढ़ इसके समीपस्थ ज़िले हैं। कौन कौन से ज़िले हैं? उज्जैन, रतलाम, राजगढ़ समीपस्थ ज़िले हैं। भोपाल, विदिशा, आगरमालवा, सीहोर, जबलपुर, शहडोल, उमरिया ये सभी ऐसे ज़िले हैं जिनमें से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, चलिए जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया? तो 17 नंबर है, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? आ नंबर खंडवा, ब नंबर बैतूल, स नंबर छिंदवाड़ा, द नंबर बिलासपुर। द नंबर बिलासपुर। तो कौन सा ऐसा ज़िला है जिसमें से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? जिनमें सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है, चलिए बताइए आप सभी लोग, कौन सा ऐसा ज़िला है जिनमें सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? तो बिलासपुर ज़िलों में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। बिलासपुर ज़िला क्या कहाँ का ज़िला है? तो यह छत्तीसगढ़ का ज़िला है। बिलासपुर ज़िला छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। बिलासपुर ज़िले में सतपुड़ा पर्वत नहीं है, बाकी खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा ज़िले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। खंडवा, बैतूल और छिंदवाड़ा इसमें सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पाई जाती है और बिलासपुर ज़िलों में नहीं पाई जाती। चलिए अगला क्वेश्चन 18वां है, सिगार चोटी, जनापाव तथा धजारी चोटी किस पठार में स्थित है? सिगार चोटी, धनापाव और सिगार चोटी, जनापाव तथा धजारी चोटी किस पठार में स्थित है? तो किस पठार में स्थित है सिगार चोटी, जनापाव और धजारी? अ नंबर है रीवा पन्ना का पठार, ब नंबर बुंदेलखंड का पठार, स नंबर बघेलखंड का पठार और द नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा आप सभी लोग बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? तो इसका सही जवाब द नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं। सिगार चोटी, जनापाव तथा धजारी चोटी ये ना ही रीवा पन्ना में पाई जाती है, ना ही बुंदेलखंड में पाई जाती है और ना ही बघेलखंड में पाई जाती है। ये तीनों ऐसे पठार हैं जिनमें सिगार चोटी, जनापाव तथा धजारी चोटी नहीं पाई जाती है। तो आप सभी के मन में जवाब आया होगा कि आखिर यह चोटी किस पर्वत में पाई जाएगी, किस पठार में पाई जाती है। ठीक है, किस पठार में पाई जाती है? तो यह कहाँ पाई जाती है? तो मालवा के पठार में पाई जाती है।
मालवा के पठार में पाई जाती हैं। मालवा के पठार में यह चोटी पाई जाती है। ठीक है, तो सिगार चोटी की बात करें कितने किलोमीटर है, तो सिगार चोटी कितने किलोमीटर है, तो सिगार चोटी 881 मीटर है, किलोमीटर में नहीं है, 881 मीटर है सिगार चोटी। और जनापाव चोटी, जनापाव चोटी कितने मीटर है, तो जनापाव चोटी 854 मीटर है, 854 मीटर है जनापाव चोटी। धजारी चोटी, धजारी चोटी 810 मीटर है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सिगार चोटी, जनापाव चोटी तथा धजारी चोटी कहाँ पाई जाती है, तो यह कहाँ पाई जाती है, मालवा के पठार में स्थित है। ठीक है, ये सबसे बड़ी चोटी है मालवा की पठार की। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचा शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है। मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा शिखर है धूपगढ़ किस पठार में स्थित है। आ नंबर है मालवा का पठार, ब नंबर सतपुड़ा का पठार, स नंबर बुंदेलखंड का पठार, द नंबर नर्मदा सोन घाटी का पठार। तो कौन सा ऐसा पठार है, कौन सा ऐसा पठार है जिसमें मध्य प्रदेश की सबसे ऊंचा शिखर धूपगढ़ पाया जाता है। तो चलिए बताइए मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर धूपगढ़ कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर धूपगढ़ कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंचा शिखर धूपगढ़ कहाँ स्थित है। चलिए बताइए, आप सभी लोग जल्दी से जल्दी बताइए। 5 सेकंड का समय, इसके बाद हम जवाब देंगे। ब नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा का पठार। सतपुड़ा के पठार में ही धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पाई जाती है। धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की। यह कहाँ पाई जाती है, तो सतपुड़ा के पठार में पाई जाती है, सतपुड़ा के पठार में पाई जाती है। तो आप सभी को ये लगता होगा कि इसकी आखिर कितनी ऊंचाई है, तो 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है, 1350 मीटर। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत की जो सबसे ऊंची शिखर है ना धूपगढ़, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती है। यह कहाँ पाई जाती है, तो होशंगाबाद ज़िले में। किस ज़िले में, होशंगाबाद ज़िले में स्थापित है। कहाँ पे, होशंगाबाद ज़िला ऐसा है जहाँ पे यह चोटी पाई जाती है। यहाँ मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी है। सतपुड़ा के पास क्या है, हिल स्टेशन भी एकमात्र है, हिल स्टेशन भी है। क्या है, हिल स्टेशन, हिल स्टेशन भी यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में सतपुड़ा पठार में सबसे ऊंची शिखर धूपगढ़ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। पूछा गया है कि धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है। धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है। आ नंबर महादेव पर्वत, ब नंबर राजपीपला, स नंबर मैकल पर्वत, द नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आ नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महादेव पर्वत। महादेव पर्वत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महादेव पर्वत इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा मैकल में, सतपुड़ा मैकल में, सतपुड़ा मैकल में, सतपुड़ा मैकल में तीन पर्वत हैं। ठीक है,
3 प्रकार के पर्वत हैं। तो ये महादेव पर्वत भी है, राजपीपला भी है, मैकल पर्वत है। ये तीनों पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी जो धूपगढ़ है तो कहाँ पाई जाती है? तो महादेव पहाड़ी में, महादेव पर्वत में धूपगढ़ पाई जाती है। महादेव पर्वत में सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर है, मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है? कौन सा ऐसा पठार है जिसमें चौपायों की संख्या सर्वाधिक है? आ नंबर मालवा का पठार, ब नंबर रीवा का पठार, स नंबर बुंदेलखंड का पठार, द नंबर बघेलखंड का पठार। तो कौन सा ऐसा पठार है जिसमें चौपायों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है? चौपायों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, कौन सा ऐसा पठार है? तो चलिए आप सभी लोग बताइए कि कौन सा ऐसा पठार है जिसमें चौपायों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। द नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार में चौपायों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ? बघेलखंड के पठार में चौपायों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर है, सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न में से किसमें है? सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न में से किसमें है? आ नंबर बुंदेलखंड, ब नंबर बघेलखंड, स नंबर सतपुड़ा, द नंबर रीवा पन्ना। तो सिद्ध बाबा की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? सिद्ध बाबा की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है आप सभी को बताना है। सिद्ध बाबा पहाड़ी कहाँ पाई जाती है आप सभी को बताना है। चलिए 5 सेकंड में आप सभी लोग बताइए कि सिद्ध बाबा की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है। आ नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बुंदेलखंड में सिद्ध बाबा की पहाड़ी पाई जाती है, बुंदेलखंड पर्वत में। सिद्ध बाबा पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो 1172 मीटर है। कितनी है? 1172 मीटर। ठीक है, 1172 मीटर सिद्ध बाबा पहाड़ी की ऊंचाई है, जो कि प्रदेश के बुंदेलखंड पठार में स्थित है। यह पहाड़ी इस पठार की सर्वोच्च चोटी है। इस पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा पहाड़ी बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 150 से 450 मीटर है, यानी कि 1172 मीटर है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर है। ठीक है, जो कि बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न में से किस क्षेत्र में मिलती हैं? गोंडवाना युग की चट्टानें जो है तो किस क्षेत्र में मिलती हैं? तो आपको बताना है, आ नंबर सतपुड़ा क्षेत्र में, ब नंबर मध्य भारत क्षेत्र में, स नंबर मालवा क्षेत्र में, द नंबर बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने। तो मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें किस क्षेत्र में मिलती हैं? मध्य प्रदेश की गोंडवाना युग की चट्टानें किस क्षेत्र में मिलती है? तो अ नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सतपुड़ा क्षेत्र में। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र में गोंडवाना युग की चट्टानें मिलती हैं। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र में गोंडवाना युग की चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 24 नंबर का, कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्माण किस नदी द्वारा किया गया था? किस नदी द्वारा मध्य प्रदेश के उत्तरी सीमा का निर्माण किया जाता है? तो उत्तरी सीमा के निर्माण नदी नहीं है, यहाँ पे नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नदी हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के उत्तरी सीमा का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? चलिए आप सभी के सामने यह जवाब आया रहा होगा। इसके पहले यह पूछा गया था, जिसमें हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्माण
किस नदी द्वारा होता है? अ नंबर है काली सिंध नदी, ब नंबर पार्वती नदी, स नंबर चंबल नदी, द नंबर सिंध नदी। तो कौन सी ऐसी नदी है जिसमें मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्माण होता है, उत्तरी सीमा का निर्धारण होता है? तो चलिए स नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी हमने बताया आपको कि चंबल नदी उत्तरी सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा कहाँ पर है? तो चंबल नदी के पास है मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा। और मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी द्वारा किया जाता है। बात करें दक्षिणी सीमा की, दक्षिणी सीमा की अभी आपको बताया था कि दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी के द्वारा होती है, निर्धारण होती है ताप्ती नदी। ठीक है, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी द्वारा और उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा निर्धारण किया जाता है। तो उत्तरी सीमा चंबल नदी और दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी। ठीक है ना, इसके द्वारा मध्य प्रदेश की पहचान की जाती है। चलिए अगला सवाल आप सभी के सामने, अगला सवाल आप सभी के सामने है। चलिए जवाब दीजिए। 25वां नंबर है मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती है? मध्य प्रदेश की धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती है? तो अ नंबर इसका है जबलपुर, ब नंबर बालाघाट, स नंबर खंडवा, द नंबर रीवा। 4 ऑप्शन हैं आप सभी के सामने। चलिए बताइए इसका जवाब क्या होगा। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती हैं? चलिए बताइए धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती हैं? तो इसका सा नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा खंडवा। खंडवा में धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती है। तो खंडवा में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? आप सभी को मालूम होना चाहिए कि खंडवा में कौन सी चट्टानें पाई जाती है। तो इसमें पाई जाती है दक्कन ट्रैप। कौन सी चट्टानें? दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप खंडवा में पाई जाती है। ठीक है, दक्कन ट्रैप खंडवा में पाई जाती है। तो आप सभी के मन में सवाल होगा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है बालाघाट जिले में। कहाँ? बालाघाट जिले में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें बालाघाट जिले में और दक्कन ट्रैप की चट्टानें खंडवा जिले में पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? खंडवा जिले में पाई जाती है। चलिए 6वां नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 6वां नंबर हो जाएगा मध्य प्रदेश में कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश की कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? अ नंबर बीजापुर, ब नंबर पन्ना, स नंबर छतरपुर, द नंबर उपरोक्त सभी। तो आप सभी लोग बताइए कि कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश के कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो 26 का द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी जिले में मध्य प्रदेश कुडप्पा की चट्टानें पाई जाती है। ग्वालियर, पन्ना व छतरपुर में भी पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ? ग्वालियर, पन्ना और छतरपुर में भी पाई जाती है। यानी बीजापुर में भी, पन्ना में भी और छतरपुर में भी कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो द नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त सभी जगहों में कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, कुडप्पा क्रम की चट्टानें उपरोक्त सभी जगहों में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता है? पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है जिसको पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? अ नंबर ग्वालियर, ब नंबर सीधी, स नंबर मंदसौर, ड नंबर खंडवा। तो 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने।
तो इसका सही जवाब क्या होगा आप सभी को बताना है। तो अ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा ग्वालियर। इसका सही जवाब हो जाएगा ग्वालियर ऐसा है जो पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता है, और बाकी ऐसे ज़िले हैं सीधी, मंदसौर तथा खंडवा जिलों में इस युग के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, सीधी में, मंदसौर में और खंडवा जिले में पाषाण युग के क्या मिले हैं, पाषाण युग के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। पाषाण युग के साक्ष्य मिले हैं। बाकी ग्वालियर जिले में पूर्ण पाषाण युग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्या हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की सीमा की चौड़ाई थी। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की सीमा की ओर चौड़ाई थी। जब मध्य प्रदेश विभाजित नहीं हुआ था तब पूरब से पश्चिम कितनी चौड़ाई थी। ठीक है, तो कितनी चौड़ाई थी। आ नंबर 870 किलोमीटर, बी नंबर 1127 किलोमीटर, सी नंबर 996 किलोमीटर, डी नंबर 605 किलोमीटर। तो इसका कौन सा सही जवाब होगा। जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तो पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई क्या थी। पूरब से पश्चिम की ओर, अच्छा पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई क्या थी जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। बात करें मध्य प्रदेश के विभाजन की, तो कब विभाजन हुआ था, तो 31 अक्टूबर सन 2000 में हुआ था। कब हुआ था, 31 अक्टूबर सन 2000, 31 अक्टूबर सन 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया था। विभाजन कब हुआ था, 31 अक्टूबर सन 2000 को विभाजन हो गया था। तो इस समय की बात करें तो कितनी लंबाई थी, तो ए नंबर 870 किलोमीटर हो जाएगा। 870 किलोमीटर पूरब से पश्चिम लंबाई थी। नहीं गलत, सॉरी, 870 नहीं, 870 नहीं था, ये था 1127 किलोमीटर। 1127 किलोमीटर थी मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम किलोमीटर, बाद में घट करके 870 हो गई थी। बाद में घट करके 870 नहीं, बाद में घट करके 996 हो गई थी। बाद में घट करके 996 किलोमीटर हो गई थी। पूरब से पश्चिम की लंबाई 996 हो गई थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की पूरब से पश्चिम से विभाजन की पहले बात करें तो विभाजन के पहले कितनी थी, 1127 किलोमीटर थी। विभाजन के पहले 1127 किलोमीटर थी, फिर कितनी हो गई, 996। 996 क्या हो गया, 996 किलोमीटर हो गई थी। 996 किलोमीटर हो गई थी उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण 996 हो गया उत्तर से दक्षिण, और 870 हो गया पूरब से पश्चिम। 870 हो गया पूरब से पश्चिम, है ना, पूरब से पश्चिम 870 हो गया। ये विभाजन के बाद हुआ था। विभाजन के बाद हुआ था। विभाजन के बाद क्या हो गया, 996 उत्तर से दक्षिण हो गया और 870 पूरब से पश्चिम हो गया, है ना। तो यहाँ पे गलती हो गई थी थोड़ा सा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर से दक्षिण हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण 996 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 870 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। चलिए आप सभी लोग जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, 29वां नंबर है, अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई क्या थी, कितनी है। अविभाजित, जब मध्य प्रदेश अविभाजित था, मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, तब उस समय लंबाई क्या हो गई थी। चलिए आप सभी लोग बताइए कि मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई विभाजन से पहले कितनी थी, आप सभी लोग जवाब दीजिए।
है ना। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई आ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 996 किलोमीटर। 996 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण लंबाई थी, 996 किलोमीटर थी, जो कि 31 अक्टूबर 2000 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर सन 2000 31 अक्टूबर 2000 को क्या हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया, अलग हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया। कब अलग हो गया? 31 अक्टूबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया था। तो जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया, जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया तो 996 से घटकर 996 से घटकर 996 से घटकर कितनी हो गई? 605 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया? पहले 996 था, विभाजन से पहले 996 था, फिर घट करके 605 किलोमीटर हो गई। तो अब इस समय वर्तमान समय में उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो 605 किलोमीटर है। वर्तमान समय में 605 किलोमीटर है और ये वर्तमान समय में 605 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम वर्तमान समय में पूरब से पश्चिम 870 किलोमीटर है। 870 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम। और वर्तमान समय की बात करें तो 870 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम और 605 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण ये वर्तमान की बात हो रही है। कब की बात? वर्तमान की बात हो रही है। वर्तमान की बात हो रही है कि उत्तर से दक्षिण क्या है? 605 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम 870 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30वां नंबर है। अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी? सही कथन चुनिए। अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी? सही जवाब बताइए। आ नंबर है 17 डिग्री 46 डैश उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक। ब नंबर है 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 पूर्वी देशांतर तक। सी नंबर है ए और बी दोनों। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए आप सभी लोग बताइए कि सही जवाब क्या हो जाएगा। सा नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए भी होगा और बी भी होगा। 17 डिग्री 46 डैश उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 पूर्वी देशांतर तक। ये भौगोलिक स्थिति थी मध्य प्रदेश की विभाजन से पहले। मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले ये भौगोलिक स्थिति थी। 74 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 पूर्वी देशांतर तक। तो ये दोनों सवाल आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दोनों सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आप सभी के सामने डेली हम इसी प्रकार से एमपी जीके के सिलेबस के साथ क्वेश्चन लाएंगे और आप सभी को पढ़ना है। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन आप सभी को अच्छा भी लगता होगा पढ़ने में, इसलिए हम आप सभी को क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आपको नई जो सिलेबस के साथ क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप सभी को मिलेगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।